नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर रीवा से है, जहां सरकारी दफ्तर मैखाना बन गया। दफ्तर में शराब पीते नजर आए सीएमओ। रिटायरमेंट की खुशी में दफ्तर में जमकर शराबखोरी हुई। मऊगंज के पूर्व सीएमओ हैं अमर बहादुर। 30 मई को वो रिटायर हुए थे और उनके रिटायरमेंट में दफ्तर ही मैखाना बना दिया गया। दफ्तर में जमकर शराब पीते नजर आए सीएमओ महोदय। रिटायरमेंट की खुशी में जमकर शराबखोरी हुई, जमकर शराब पी गई ऑफिस के अंदर ही, और उसकी ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। मऊगंज के पूर्व सीएमओ हैं अमर बहादुर और इन्हीं के रिटायरमेंट पर यह जश्न मना। दफ्तर के अंदर का ये जश्न है जो तस्वीरें सामने आई हैं। जमकर जाम छलके। दरअसल 30 मई को रिटायर हुए हैं अमर बहादुर, और इससे पहले की जश्न की तस्वीरें देखिए आप। रीवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आखिरकार सरकारी दफ्तर को ही मैखाना बना दिया गया, शराबखोरी का अड्डा बना दिया गया। दरअसल रिटायरमेंट की खुशी में यह जश्न मनाया जा रहा था। शराब पी जा रही थी, जाम छलकाए जा रहे थे। ये भूल गए पूर्व सीएमओ महोदय कि आखिर रिटायरमेंट से पहले वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, या फिर किस तरह से कानून और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं सरकारी दफ्तर में शराब पीकर। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अर्पित, तस्वीरें हैरान करती हैं। आखिर पूर्व सीएमओ, इनके रिटायरमेंट के मौके पर ये जश्न, शराब के जाम छलकाए गए दफ्तर के अंदर। जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं मऊगंज नगर परिषद के पूरा मामला है, जहां अमर बहादुर सिंह पूर्व सीएमओ है और इन्होंने रिटायर होने के तुरंत बाद ही खुशी जाहिर करने के लिए कार्यालय के दफ्तर के अंदर ही मदिरापान किया है। जी, केवल सीएमओ भी कर रहे हैं या फिर और लोग भी उनके साथ इस जश्न में, शराबखोरी में शामिल थे? जी बिल्कुल, जश्न में तकरीबन आधा दर्जन लोग शामिल थे जिन्होंने यहाँ पर उनकी खुशी का इजहार किया और उनकी विदाई की। ये किस दिन की तस्वीरें हैं अर्पित? जी बिल्कुल बता दूं आपको, 30 मई के दिन नगर परिषद के सीएमओ अमर बहादुर जी की रिटायरमेंट थी, जिसके बाद उन्होंने 30 मई के दिन ही, एक दिन पूर्व बीती रात को जी इन्होंने खुशी जाहिर की है। शुक्रिया आपका अर्पित जानकारी के लिए। तस्वीरें आपने देखी, दरअसल रीवा से ये तस्वीरें आई। शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मंत्रालय के वल्लभ पार्क पहुंचे कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम गीत गाया। पूर्व बीजेपी सरकार में शुरू हुआ था वंदे मातरम का गायन। कमलनाथ सरकार ने वंदे मातरम गायन का स्वरूप बदला था। हर महीने की 1 तारीख को वंदे मातरम गायन होता है और वंदे मातरम गायन नहीं होने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और उसके बाद कांग्रेस नेता मंत्रालय के वल्लभ पार्क पहुंच गए और वहां पर कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम गीत गाया। दरअसल पहले की बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया था, वंदे मातरम गीत के गायन को, और उसके बाद जब कमलनाथ सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो उसने इसका स्वरूप जरूर बदला था। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, वंदे मातरम पर भी सियासत, अब कांग्रेस नेता वंदे मातरम गाने पहुंच गए आज। अनुराग, आवाज आप तक पहुंच रही है? अनुराग, वंदे मातरम पर भी सियासत होगी? प्रशांत, देखिए जिस तरीके से वंदे मातरम के गायन की शुरुआत
बिल्कुल, देखिए वंदे मातरम गायन की शुरुआत बीजेपी सरकार के समय शुरू हुई थी और इसको कांग्रेस सरकार के समय भी इसको जारी रखा गया था और कमलनाथ सरकार ने इसके स्वरूप को बदलने का काम किया था, यानी कि वंदे मातरम गायन के साथ ही पुलिस बैंड की भी प्रस्तुति दी जाती थी। लेकिन अब जो लॉकडाउन लागू किया गया था उसके बाद से वंदे मातरम का गायन पूरी तरीके से बंद था, लेकिन आज से 1 जून से अनलॉक भोपाल को कर दिया गया, यानी कि कंटेनमेंट एरिया के बाहर की गतिविधियों को जारी रखने का फैसला हुआ है। मंत्रालय में भी 100% अधिकारी उपस्थित रह सकते हैं। कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर भी सरकार ने नए गाइडलाइन जारी कर दी और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज आपत्ति जताई है कि वंदे मातरम गायन को लेकर यदि अनलॉक भोपाल हो गया है तो वंदे मातरम गायन की अनुमति जारी करना चाहिए और सरकार को ये चूक सुधारना चाहिए कि वो वंदे मातरम गायन की जो परंपरा चली आ रही है, जो हर 1 तारीख को किया जाता है, उस 1 तारीख के मुताबिक ही आज वंदे मातरम का गायन किया जाना था। और सरकार से इस बात की मांग की है कांग्रेसियों ने कि आने वाले दिनों में जब अगला महीना आएगा तब ये इसी तरीके की परंपरा अनुराग रहिएगा। तो कुल मिलाकर इस वंदे मातरम की गायन। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, चूक हो गई क्या, चूक गए क्या? किस बात में चूक हो गई प्रशांत जी? रजनीश जी, 1 तारीख है, आज अनलॉक शुरू हो चुका है। आज अगर वंदे मातरम सरकार ने नहीं गायन का आयोजन किया तो विपक्ष पहुंच गया साहब। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। वंदे मातरम के गायन का किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी सरकार में संभव भी नहीं है, विचार के स्तर तक पर भी नहीं। ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, जो उन्होंने किया था आते ही वंदे मातरम, और उनके तमाम विधायक जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको ठीक माना था। भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, एक लेश मात्र भी नहीं। वंदे मातरम के हम पक्षधर हैं, संपूर्ण वंदे मातरम के पक्षधर थे, हैं और रहेंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये बात तो मानते हैं, बल्कि वंदे मातरम का गायन बीजेपी सरकार ने ही शुरू किया था। पिछली सरकार ने स्वरूप बदला, तो यही सवाल अब कांग्रेस उठा रही है कि भाई आज 1 तारीख थी तो फिर वंदे मातरम का गायन क्यों नहीं हुआ? नहीं, मैंने कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई नियम कानून कमलनाथ जी की तरह फाइल पे दस्तखत नहीं किए मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, और ना ही ऐसा कोई नियम कानून बनाया जो कमलनाथ जी ने बनाया था बाद में वापस लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वल्लभ भवन के अधिकारी बताएंगे। पर वंदे मातरम पर प्रतिबंध न था, न है, न किसी को हम करने देंगे। जी नहीं, तो थोड़ा सा और क्लेरिफाई करिएगा रजनीश जी। दरअसल हर महीने की 1 तारीख को वंदे मातरम का गायन होता है। अब अनलॉक शुरू हो गया है, सारे सरकारी दफ्तर शुरू हो रहे हैं, सभी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब दफ्तरों में पहुंचने लगे हैं, तो फिर क्या पूरे विधि विधान से जो पुरानी प्रोसेस थी उससे नहीं होना चाहिए था गायन वंदे मातरम का? नहीं, अरे भाई प्रशांत जी, मैंने कहा ना कि नीति के स्तर पर जो कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार बनते ही वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने का काम वल्लभ भवन के लिए किया था, वो हमने नहीं किया। अब अभी क्यों नहीं हुआ या क्या कारण है वो संबंधित अधिकारी बता सकते हैं, पर हमने कोई नियम कानून कायदा परंपरा पद्धति नहीं बदली है, यथावत है। वंदे मातरम के विरोधी पाखंड करने अगर कोई कर रहे होंगे तो वो जाने, क्योंकि आज तो वंदे मातरम के नाम पर उनके विधायक भी एक मत नहीं है, वो वंदे मातरम शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नाम के विधायक कांग्रेस से जो जीते हैं, कांग्रेस के संबल पर जीते हैं, और उनको संरक्षण देने का काम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पूरी कांग्रेस करती है। तो इसे आपको लगता है कि केवल सियासत का जरिया ढूंढ रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो पाखंड है, कंफ्यूज्ड है, कभी ये कभी वो, कभी हाँ कभी ना, कुछ भी बोलते हैं। अभी वंदे मातरम को लेकर हम कोई बात कर देंगे तो उन्हीं के अंदर से विरोध होना शुरू हो जाएगा। जी कहाँ लगे हो साहब आप? प्रशांत जी परेशान मत हुआ करो कांग्रेस के कारनामों पर। नहीं, रहिएगा रजनीश जी, रहिएगा। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, थोड़ा सा और बताइए, क्लैरिफाई करिए, जो प्रोसेस चली आ रही है वंदे मातरम की। रजनीश जी लगातार बने हुए कह रहे हैं हमने तो कहीं कोई उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अनुराग।
देखिए, दिक्कत इस बात को लेकर है कि जब शिवराज सरकार ने इस वंदे मातरम गायन की प्रक्रिया को शुरू किया था और हर महीने की 1 तारीख को मंत्रालय के वल्लभ पार्क में वंदे मातरम का गायन होता था तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और इसी बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर बवाल किया था कि वंदे मातरम का गायन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बंद हो गया है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने भी इसको साफ किया था कि बदले स्वरूप के साथ वंदे मातरम का गायन किया जाएगा, लेकिन अब जबकि प्रदेश में सत्ता बदल चुकी है तो क्या ये चूक है या भूल गई है सरकार वंदे मातरम के गायन करने को लेकर, क्योंकि अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई और ऐसे में अधिकारी कर्मचारी यदि मंत्रालय में पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर वंदे मातरम का गायन सोशल डिस्टेंसिंग के तहत किया जा सकता था। लेकिन कांग्रेस को अब इस यही मुद्दा मिल गया है जिस मुद्दे को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार को बीजेपी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही थी। अब उसी मुद्दे के जरिए कांग्रेस ने मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया और यही कारण है कि आज कांग्रेस के नेता वल्लभ पार्क पहुंचे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया और सरकार को इस बात की याद दिलाने की उन्होंने कोशिश की कि वंदे मातरम का गायन करने की जो परंपरा है जो बीजेपी सरकार के समय शुरू हुई थी उसको कांग्रेस सरकार ने भी जारी रखा था और अब जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है कि वो इसको घेरने की कोशिश है ये अनुराग बीजेपी सरकार को वंदे मातरम गायन पर। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और रजनीश जी बने हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इसके बाद कहा क्या कुछ कांग्रेस नेताओं ने वो सुन लेते हैं। सरकार को आज करना था वंदे मातरम, उन्हें नहीं किया, लेकिन वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ जेल गए, तो वंदे मातरम एक गीत था जो लोगों को जोश देता था। इसलिए आज 1 जून को हमने यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी ने हमारे अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और उनके साथी के साथ ये वंदे मातरम गायन आज इस वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के सामने 1 तारीख को सुबह 11 बजे वंदे मातरम राष्ट्रगान का कार्यक्रम हुआ करता था और हम लोग तो शौर्य स्मारक से सरकारी बैंड बाजे के साथ एक जुलूस के रूप में एक आम जनता को लेके यहाँ आके वंदे मातरम का कार्यक्रम करते थे। आज भी हम लोगों ने यहाँ हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी की उपस्थिति में, गुड्डू भाई हमारे पार्षद, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार सिंह की उपस्थिति में यहाँ पर वंदे मातरम किया और राष्ट्रगान का गायन किया। और उस वक्त बड़ी खबर है शेयर मार्केट से। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों की तेजी आई है। निफ्टी में भी 290 से ज्यादा अंकों का उछाल देखा है। दोनों शेयर बाजार में 3% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया है और इस अनलॉक 1 के पहले दिन ही शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल। आगे बढ़ते हैं और खबर भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखकर दिग्विजय सिंह पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाई। विधायक ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। आपको बता दें कि उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर अवैध रेत और शराब के कारोबार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। साथ ही ट्रांसफर उद्योग और सरकार को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया था। और अब उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी को सोशल मीडिया पर टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। 24 विधानसभा सीटों के लिए सोशल मीडिया टीम का गठन किया गया है। सोशल मीडिया टीम को बूथ स्तर तक तैयार किए जाने का प्लान तैयार हुआ है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की टीम सोशल मीडिया का काम संभाल रही है। 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपनी सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। 15 जिलों में किस तरीके से माहौल सोशल मीडिया के जरिए बनाना, इसको लेकर कांग्रेस अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और लोगों से 1-to-1 चर्चा के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में बड़े नेता, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर जीतू पटवारी से लेकर तमाम एक टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है कि किस तरीके से 24 विधानसभा सीटों पर
पर चुनाव प्रचार का किया जाए, किस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अलग अलग ऐप के जरिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, और साथ ही जो पूर्व विधायक थे उनके खिलाफ किस तरीके का माहौल हो, उसको लेकर भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जा रही है। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके की कैंपेनिंग का? देखिए, अभी बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर अभी सबसे ज्यादा किसी चीज का मुद्दा है तो वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी हम लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चलाई थी कि हम जनता को कोरोना में कैसे राहत और मदद पहुंचा सकते हैं। कोई आदमी कहीं फंसा है तो उसे सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ के उसको हमने घर पहुंचाने का काम किया। उसी के माध्यम से हमने लोगों को राशन की मदद और अलग अलग तरीके की मदद करने का काम किया कि कोई को राशन की जरूरत है, किसी को कमी है। तो 24 सीटों को लेकर किस तरीके से आप? देखिए, 24 सीटों को हमारी तैयारी चल रही है। उसमें हमारा मूल भाव है कि कैसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि अभी जो चुनाव होगा, इस बार का चुनाव उस कैंपेन का नहीं होगा कि आपके 10-10, 20-20 हजार लोगों की रैलियां, सभाएं हो रही है। इस बार का चुनाव सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा, और जो मूल मुद्दे हैं जनता के बीच में पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। तो हमने हर विधानसभा में हमारी एक अलग अलग कमेटियां बनाई है, जिन चुनाव में जहां पे महत्वपूर्ण है वहां अलग कमेटियां बनाई, वो बूथ स्तर पे कमेटियां बना के वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जो जनता के मुद्दे हैं, जो किसान, जैसे हमने अभी एक कैंपेन चलाया था स्पीक अप इंडिया, पूरे इंडिया में मजदूरों की बात उठाई थी। परसों हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं किसानों की बात, जो किसानों का दर्द है मध्य प्रदेश का, जिसमें उसको, उस दर्द को हम पूरे मध्य प्रदेश से उभारेंगे। और कहीं ना कहीं एक अलग अलग तरह की कैंपेन, फिर रोजगार के ऊपर हमारी कैंपेन चलेगी, एक अलग कैंपेन को हम लेके जा रहे हैं, और इसी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में अलग एक डिफरेंट लेवल के ऊपर ये मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। तो कांग्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग करके एक उपचुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है, और इसमें किसान और युवा, बेरोजगार से लेकर मजदूरों तक के मुद्दों को उठाया जा रहा है। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबर रायगढ़ से है, जहां सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सारंगढ़ ग्राम चंदाई में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 2 बच्चे और एक मां की मौत हुई है। खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ है। घर के अंदर सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की जान गई है। 2 बच्चे और उनकी मां, तीनों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे? जी प्रशांत, देखिए काफी दर्दनाक हादसा है, और इस हादसे में 2 बच्चे से एक महिला, उनकी मां है, उसकी मौत हो गई है। ये सारंगढ़ थाना क्षेत्र के चंदाई गांव की ये घटना है, और ये लता साहू है और उसके 2 बच्चे हैं। वो सुबह खाना बना रहे थे। उसके पति है वो मनरेगा के काम में गया हुआ था, और इस दौरान बताया जा रहा है, अभी जो प्रथम दृष्टया जो जांच हो रही है उसमें पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, या फिर वहां पर बगल में जो है हीटर से खाना बनाया जा रहा था, और साथ भी सिलेंडर, जो पेट्रोल में छोटा सिलेंडर होता है वो रखा हुआ था, वो अचानक ब्लास्ट हो गया। इसकी वजह से ये दर्दनाक मौत हुई है। 3 लोगों की जान चली गई है। रायगढ़ एसपी संतोष साहू ने इस पूरी घटना की जानकारी न्यूज़ 18 से जानकारी देते हुए बताया, और साथ ही साथ मौके पर थाना प्रभारी सारंगढ़ और एक्सपर्ट की टीम को वहां के लिए जो है जाने के लिए निर्देशित भी रायगढ़ एसपी ने किया है। पूरे बिंदुओं पर जांच हुई है कि हादसा किस तरह से हुआ है, या कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुई है। तमाम बिंदुओं पर वहां पर जो है सारंगढ़ पुलिस जांच कर रही है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल युगल, जरूरी है कि इस्तेमाल करें रसोई गैस का, सिलेंडर का, तो सतर्कता के साथ उसका इस्तेमाल हो, हादसे का शिकार ना हो लोग। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और अहम खबर भोपाल से है। भोपाल पहुंची जन शताब्दी एक्सप्रेस। जबलपुर से 456 यात्री लेकर जन शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल पहुंची है। 2.5 महीने के बाद यात्रियों की घर वापसी हुई है। भोपाल स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। भोपाल से जबलपुर पहुंचने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग हुई है। तो जबलपुर से जो भोपाल पहुंचे हैं यात्री, उन सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। ये तस्वीरें
रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंची है और 456 यात्रियों को लेकर क्या व्यवस्थाएं नजर आई? इन यात्रियों की स्क्रीनिंग के मद्देनजर, सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर क्या क्या प्रॉपर सब कुछ फॉलो होता हुआ नजर आया? जी प्रशांत, बिल्कुल जबलपुर से भोपाल जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंची और 456 जो यात्री हैं जबलपुर से भोपाल पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्री तो उतर चुके हैं। अब जो सैनिटाइज है ट्रेन को किया जा रहा है और इस तरह से जो सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर नगर निगम की टीमें हैं वो तैनात है और हर एक बोगी और पूरे जो स्टेशन है हबीबगंज स्टेशन उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और जैसे ही ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग यहाँ पर की गई है, यानी रेलवे ट्रेन से जैसे ही यात्री उतरे और सोशल डिस्टेंसिंग को उनको फॉलो करना था, लेकिन यहाँ पर जो चूक है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिली कि जब यात्री ट्रेन से उतरे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आए और एक साथ जो भारी तादाद में जो यात्री हैं वो बोगी से बाहर निकलते हुए नजर आए। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर एक बेंच लगाई गई है जहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी बैठी हुई है और जो भी पैसेंजर जबलपुर से भोपाल पहुंचे हैं पहले उनकी यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग के बाद ही उनको अपने अपने घर रवाना किया गया। और यहाँ पर भोपाल जो हबीबगंज स्टेशन है यहाँ पर टेंट भी लगाया गया है क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब तक रवाना हो रही थी, लेकिन अब ये जो स्पेशल ट्रेनें हैं ये भी रवाना हुई है और शाम को अब ये जो ट्रेन है रवाना होने वाली है। और यहाँ पर अभी से शाम को जाने वाले जो पैसेंजर हैं वो हबीबगंज स्टेशन पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जो टैक्सी है जो कैब है वो चल नहीं रही है। ऐसे में यात्रियों को थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियां तो जरूर हो रही है, लेकिन जो रेलवे प्रबंधन है उनकी तरफ से यहाँ पर स्क्रीनिंग को लेकर व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन लोगों को खुद से जागरूक होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, जो कि चूक अभी पैसेंजर्स की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है रंजना। और केवल प्रशासन या रेलवे विभाग आपके लिए व्यवस्था नहीं करेगा, बल्कि आपको भी सतर्क रहना होगा, समझना होगा कि क्या जरूरत है इस संक्रमण काल में। उस लिहाज से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है यहाँ पर। जी प्रशांत, बिल्कुल अब जो अनाउंसमेंट है वो जरूर यहाँ पर किया जा रहा है कि लोगों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, किस तरह से लोगों से 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखनी है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग है वो यहाँ पर की गई है और जगह जगह पर आने और जाने के लिए जिस तरह से जो थर्मल स्क्रीनिंग बेंच भी लगाई गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है कि यहाँ से आपको नहीं जाना है। लेकिन अब प्रशासन अपनी तरफ से, रेलवे प्रबंधन अपनी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब जो सावधानी बरतनी है वो लोगों को बरतनी है क्योंकि अब 5:40 पर यहाँ से यही जो ट्रेन है भोपाल से अब जबलपुर के लिए रवाना होगी जन शताब्दी एक्सप्रेस और यहाँ से पैसेंजर रवाना होंगे। उसको लेकर यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है, यानी आपको किस जगह से आना है, किस रो से आपको अंदर एंट्री करनी है, वो यहाँ पर तैयारियां आपको देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, थर्मल स्क्रीनिंग की बेंच भी यहाँ पर लगाई गई है और एक सुविधा भी रेलवे प्रबंधन की तरफ से ये दी गई है कि अगर ट्रेन रवाना होती है और आप लेट होते हैं, यानी ट्रेन रवाना होने अच्छा रंजना, ये तैयारियां भी आप दिखा रहे हैं। 1 जून है आज और ये ट्रेन आई जन शताब्दी ट्रेन, लेकिन आने वाले वक्त में ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, उस लिहाज से चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं अधिकारी रेलवे विभाग के, कैसे निपटेंगे? जी प्रशांत, बिल्कुल रेलवे प्रशासन की तरफ से जो एहतियात हैं वो जरूर, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जरूर यात्रियों को बताए गए हैं कि अगर आप सीट पर बैठते हैं तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करें और लोगों से जो थोड़ी सी दूरी है वो डिस्टेंस बनाकर जरूर रखें। और जैसे ही आप बाहर उतरते हैं अपने सामान को भी सैनिटाइज करें, खुद को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और ये जो सुरक्षा मेजर्स हैं वो रेलवे प्रबंधन की तरफ से भी रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये पैसेंजर जबलपुर से भोपाल उतरे यहाँ पर पूरे जो स्टेशन है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है और लोगों को अवेयर करने के लिए टिप्स भी दिए जा रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, टिप्स भी दिए जा रहे हैं और तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और क्या जो आज तो एक ठीक है जन शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच गई, आने वाले वक्त में क्या चार्ट है, कैसे और व्यवस्थाएं वहां पर, ट्रेनें भी आने वाली होंगी? आज कुछ और ट्रेनों का भी रूट है क्या?
जी प्रशांत, बिल्कुल जो दिल्ली और मुंबई से होकर भोपाल पहुंचने वाली ट्रेन है वो जरूर यहां पर पहुंचेंगी। कुछ ट्रेनें शाम तक यहां पर पहुंचेंगी और हबीबगंज स्टेशन की बात करी जाए तो यहां पर 8 ट्रेनें पहुंचेंगी और भोपाल में कुल 22 ट्रेनें हैं। इनका हॉल्ट यहां पर रहने वाला है। 11 जोड़ी ट्रेनें यानी आने जाने वाली 22 ट्रेनें हैं जो कि भोपाल में इनका स्टॉपेज रहेगा और यात्री यहां से रवाना भी हो सकेंगे। हालांकि अगर सामान्य दिनों की बात करी जाए तो 138 से ज्यादा ट्रेनें रवाना हुआ करती थी, लेकिन अभी जिस तरह से लॉकडाउन है और धीरे धीरे जो रेलवे ने अपनी ट्रेनों की आवाजाही शुरू की है, कुछ दिनों पहले भी कुछ स्पेशल ट्रेनें शुरू की थी, करीब 15 दिन पहले, तब भी सुरक्षा मेजर्स के साथ यात्रियों को रवाना किया गया था। हालांकि सबसे बड़ी बात अभी यह है कि यात्रियों को जब रवाना होना है तो 1.5 घंटे पहले उनको रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग है, थर्मल स्क्रीनिंग और बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ट्रेन से सफर करना है और तो स्टेशन पर आपको थोड़ा ज्यादा समय लेकर पहुंचना होगा, ताकि जो तमाम दूसरी फॉर्मेलिटीज हैं, स्क्रीनिंग है, चेकअप है, वो सारा समय पर हो सके। बहुत शुक्रिया रंजना, आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।